अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 और टाइटल है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस चैप्टर का जो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है टॉपिक नंबर 2.1 दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पुराने जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे उनको रिव्यू करें थोड़ा सा। तो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में ये बात स्टडी की थी, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, अगर हम उसी बात को जो है वो थोड़ा सा मेमोराइज़ करें तो हमने ये बात सीखी थी कि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट ना करें तो हमें कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। या हम ये कहते थे कि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि टोटली मेजरमेंट बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या थी? फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो तमाम क्वांटिटीज़ थी जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी मेजरमेंट पॉसिबल होती है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम जो है वो सिंपली फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते थे। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हमने स्टडी की थी लाइक मास, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन। इस टाइप की हमने बहुत सी जो है वो इसकी एग्जांपल जो है वो कंसिडर की थी। साथ ही साथ अब यहाँ पे हम एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हमारे पास होती हैं ये मज़ीद दो तरह की होती है। ठीक है, एक क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरी जो हमारे पास क्वांटिटीज़ आती हैं वो होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। अब व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, उसको हम जो है वो यहाँ पे सीखते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं वो किस टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और एक प्रॉपर यूनिट की ज़रूरत होती है। डायरेक्शंस को हमें डिस्कस नहीं करना पड़ता। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, साथ वन बाय वन इसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम स्केलर क्वांटिटीज़ को देखें तो स्केलर क्वांटिटीज़ इस टाइप की क्वांटिटीज़ होंगी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड प्लस सूटेबल यूनिट एंड नो डायरेक्शन इज नीडेड। ठीक है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब इसके अगर एग्जांपल्स हम कंसिडर करें स्केलर क्वांटिटीज़ की तो उसमें आ जाता है हमारे पास मास आ जाता है। ठीक है, टाइम आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, और इस तरह से वर्क है, एनर्जी है, स्पीड है, बहुत सी चीज़ें हमारे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी में आ जाती हैं। तो अगर एक एग्जांपल लेते हैं मास की, हमें किसी भी बॉडी का मास को जो है वो इंडिकेट करना है तो हम किसी भी बॉडी के मास को कैसे बता सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक बॉल पड़ा हुआ है, ठीक है, और हमें बताना है कि इस बॉल का मास कितना है। तो हम क्या कहेंगे, सिंपली हम कह देंगे कि बॉल का जो मास है सपोज वो 1.5 किलोग्राम्स है। ठीक है, तो हमने इस बॉल के मास को कैसे एक्सप्लेन किया? बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड से और साथ ही साथ एक सूटेबल यूनिट जो कि हमारे पास किलोग्राम की फॉर्म में यहाँ गिवन है। हमें यहाँ पे इस बॉल के मास को एक्सप्लेन करने के लिए किसी किस्म की डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ा। हमें ये नहीं बताना पड़ा कि जी बॉल का मास 1.5 kg तभी होगा अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ा। तो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। अब अगर हम बात करें कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, हमें सूटेबल यूनिट का भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ हमें जो है वो डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो इस टाइप की क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है वो कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इनके एग्जांपल्स लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन, एग्जांपल्स एक्सेलरेशन आ जाती है, फोर्स आ जाता है और मोमेंटम,
बहुत सी चीज़ें जो है वो हमारे पास इसके एग्जांपल्स में आ जाती हैं, ठीक है। अब अगर हम ये बात समझने की कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन जो है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी रॉड के ऊपर मूव कर रही है और हम कह रहे हैं जी कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। और अगर उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो हम सिंपल ये नहीं कह सकते कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, हमें ये बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। वेदर हमारी जो गाड़ी है वो नॉर्थवर्ड मूव कर रही है, साउथवर्ड मूव कर रही है, तो हमें ये इंडिकेट करना पड़ेगा। अब इसकी अगर एक एग्जांपल कंसिडर कर लें, ये कार है, ठीक है, जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब फोर्स हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम यहाँ पे ये चेक करते हैं क्या फोर्स जो है वो इन तीनों पैरामीटर्स को जो है वो सेटिस्फाई करती है या फिर नहीं करती। हम कहते हैं कि हमने इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने की जो हमारे पास प्रॉपर हमने कहा कि हमने इस पर 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, ठीक है। तो 20 यहाँ क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे पास, 20 एक्सप्लेन कर रहे हैं मैग्नीट्यूड को, न्यूटन एक्सप्लेन कर रहे हैं सुटेबल यूनिट को। लेकिन अभी सिंपल हमने ये कह दिया कि बॉडी के ऊपर, एक कार के ऊपर हमने 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है, तो क्या ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है? नहीं, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज जो हमारी फोर्स होती है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, मतलब फोर्स डिपेंड कर रही होती है किस चीज़ के ऊपर, एक्सेलरेशन में, ठीक है। तो अगर हमें ये बताना है कि फोर्स अप्लाई करने की वजह से एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई है, तो एक्सेलरेशन हमेशा उसी डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होती है जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमें अगर ये बात एक्सप्लेन करनी है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमें फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करना पड़ेगा। तो अगर हम ये कह देते हैं कि 20 न्यूटन फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, तो अब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती है और हम कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड, सूटेबल यूनिट एंड जो डायरेक्शन है वो रिक्वायर्ड होती है। एक और जो बेसिक डिफरेंस आता है हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में, वो क्या है कि स्केलर क्वांटिटीज़ को हम सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करके ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करवा सकते हैं। लाइक अगर दो मैसेज हैं हमारे पास, एक मैस है 10 किलोग्राम और दूसरा मैस है 5 किलोग्राम, तो इनको हम ऐड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 10 + 5 इज इक्वल टू 15 किलोग्राम। इसका मतलब है कि इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल है और उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेशंस को, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। लेकिन अगर अब हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही होती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है वेक्टर अलजेब्रा। और इसी वेक्टर अलजेब्रा में हम सीखते हैं कि हम किस तरह से वेक्टर्स की एडिशन करते हैं, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करते हैं, जिसको हम इस चैप्टर में जो है वो आगे जाके सीखेंगे। अब हम चलते हैं, बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर्स को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं पहले, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करवाने के दो पॉसिबल हमारे पास मेथड्स हैं। एक मेथड होता है, उसे हम कहते हैं सिंबॉलिक मेथड या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और जो सेकेंड वे है वो कहलाता है हमारे पास सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की,
ठीक है, इसको हम नंबर 1 कह लेते हैं और इसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि हम अपने वेक्टर्स को किस तरह से सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है लाइक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको हमें जो है वो रिप्रेजेंट करना है, तो इसके सिंबल के फॉर्म में से रिप्रेजेंट करने के 2 पॉसिबल वेज होंगे। या तो हम इसके इस डिस्प्लेसमेंट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे करें कि डी लिखकर तो इसको बहुत ज़्यादा बोल्ड कर दें। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये यहाँ पे हमारे जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। एक दूसरा वे क्या, यहाँ हमने इसे क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। एक दूसरा वे क्या है कि हम इसी डी को जो है वो प्लेन लिखें, लाइट वे में जो है वो लिखें, इसे मज़ीद बोल्ड ना करें और इसके ऊपर प्लेस करवा दें एक एरो हेड। तो तब भी ये क्या होगी, ये हमारे वेक्टर की जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे आ जाती है। अब क्या होता है कि ज़्यादा आसान मेथड कौन सा है, बेसिकली एक वर्ड को बोल्ड करने में जब आप पेपर वगैरह अटैम्प्ट कर रहे होते हो तो बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है, यानी टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। तो ज़्यादा आसान तरीका क्या है कि आप सिंपली एक लाइट वर्ड लिखें और उसके ऊपर एरो हेड लगा के अपने वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम अपने वेक्टर्स को ग्राफिकली किस वे में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको स्टडी करते हैं। नंबर 2 है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम वेक्टर्स को किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें ये बताना है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हमने क्या कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस लाइन के हमने यहाँ पे एक लगा देना है एरो हेड। ये एरो हेड बेसिकली क्या बताता है, ये एरो हेड हमें बता रहा होता है डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, और ये जो लाइन हमारे पास यहाँ पे हमने खींची है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें बताती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में हमें इस लाइन के थ्रू जो है वो पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, एक वेक्टर को जब हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो हमें 2 पॉसिबल इंफॉर्मेशन मिल गई। एक तो मैग्नीट्यूड का भी पता चल गया, कैसे, इस वेक्टर की जितनी लेंथ होगी उतना ही हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, और साथ ही साथ इसकी जो एरो हेड की डायरेक्शन है वो हमें हमारे वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में इंडिकेट करेगी। अब इस वेक्टर के 2 पॉसिबल एंड्स हैं, इस एंड को हम कहते हैं हेड और इस एंड को हम कहते हैं सिंपली टेल का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को तो हमें 2 बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 जो है वो क्या है कि हमें मैग्नीट्यूड का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करने के लिए हमें प्रॉपर, यहाँ लिख लेते हैं, प्रॉपर स्केल का पता होना ज़रूरी है। और नंबर 2 जो है वो इम्पॉर्टेंट क्या बात है कि हमें डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्शन जानने के लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन इंडिकेटर। ठीक है, इसके लिए डायरेक्शन इंडिकेटर हमारे पास अब क्या होता है, डायरेक्शन इंडिकेटर ये हम एक कंपास जो है वो रीड करते होते थे जिसमें हम 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं और ये हमें एक जो है वो डायरेक्शन इंडिकेटर के तौर पे जो है वो बिहेव करती है। इसमें अगर आप देखें तो ये नॉर्थ है, ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट आ गया। अब फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लें कि मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी है, एग्जांपल ले लेते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है 2 डिफरेंट बॉडीज़ की। हमने बताया कि एक बॉडी की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक बॉडी की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो ऊपर वाली हमारी बॉडी की वेलोसिटी है, ये बॉडी मूव कर रही है सपोज ईस्ट डायरेक्शन में, और जो डाउनवर्ड हमारे पास वेलोसिटी है, ये वाली जो बॉडी है सपोज ये मूव कर रही है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में। इस इंफॉर्मेशन को हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
हम सबसे पहले जो है वो ले लेते हैं, कोई प्रॉपर स्केल चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम ये बात कहते हैं कि जो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है, सॉरी यहाँ 1 आएगा, जो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। 20 मीटर पर सेकंड इक्वल होगा 2 सेंटीमीटर के। सेम इसी तरह जो हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड है वो इक्वल है 3 सेंटीमीटर के। अब हमने इन दोनों को जो है वो रिप्रेजेंट करना है, तो देखते हैं हम किस तरह से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं कि हमारी फर्स्ट वेलोसिटी इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, तो स्केल हमने क्या यूज़ कर लिया मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए, 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये 1 और ये हमने 2 सेंटीमीटर की एक जो है वो लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब नेक्स्ट क्या है, हमने डायरेक्शन क्या ली हुई है, ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन को देखने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा डायरेक्शन इंडिकेटर, और डायरेक्शन इंडिकेटर क्या बता रहा है कि ईस्ट की डायरेक्शन हमारे पास बिल्कुल इस तरफ से स्ट्रेट है, तो ये हमारी जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन आ गई, और ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर की फॉर्म में विच इज़ शोइंग 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को शो कर रहा है। ये हमने एक वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में हमारी जो स्केल हमारे पास आएगा सिंपलेस्ट वे में वो 3 सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड शो करेगा, और डायरेक्शन क्या है हमारे पास, नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ डायरेक्शन हमारे पास डायरेक्शन इंडिकेटर में अपवर्ड है, तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, लाइक इतना आ गया हमारे पास, और ये हमारी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन जो कि शो कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को। तो इस तरह से हम जो है वो वेक्टर्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना इसी का जो है वो सेकंड पॉइंट, दैट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसको देखने से पहले हम सिंपली क्या करते हैं, सपोज कर लें आप कि हमने 2 लाइंस ड्रॉ कर दी जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये वाली लाइन इसके बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। 2 लाइंस जब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं तो मतलब क्या होता है, दोनों लाइंस हर तरफ से एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का जो है वो एंगल बना रही होती हैं, ठीक है। अब ये जो हमने यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की, ठीक है, तो ये जो हमारे पास सेंटर का पॉइंट होता है जहाँ पे तमाम दोनों लाइंस मिली होती हैं, इस पॉइंट को हम कह देते हैं ओरिजिन, और इसको रिप्रेजेंट करवा देते हैं ओ के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो ये हमें 4 लाइंस जो है वो अब मज़ीद स्प्लिट हुई हुई नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये हम इनको कहते हैं हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हमने कह दिया ये हमारे पास x है, इसको हमने कह दिया ये x डैश है, इसको हमने कह दिया y है, और ये y डैश है। तो इस केस में हमारे पास जो है वो OX, OY, OX डैश और OY डैश, ये क्या होंगे, इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम दे देते हैं, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम को जो है वो हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर इस पूरे सिस्टम को हम जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं। वजह क्या है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहने की, आपने अगर रेक्टेंगल कभी गौर किया हो तो वो इस फॉर्म का होता है, उसकी चारों साइड भी एक दूसरे के साथ, उसकी चारों लाइंस भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है। तो इस एनालॉजी की वजह से हम इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो है वो नाम दे देते हैं।
अब इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, तो वजह ये है कि वेक्टर्स को जब भी हमने रिप्रेजेंट करना होता है तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना तभी पॉसिबल होता है अगर हमारे पास कोई ना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद हो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रहते हुए वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं एक वेक्टर है हमारे पास, इस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये लाई कर रहा है हमारे पास दो हास एक्सिस के दरमियान। ठीक है, और वो दो हास एक्सिस कौन से हैं, लेट्स सपोज वो x और y एक्सिस हैं। ठीक है, लाइक 0 to x और 0 to y के दरमियान हमारे पास एक वेक्टर लाई कर रहा है और इस वेक्टर को हमने इस तरह से जो है वो ड्रॉ कर दिया। अब इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इस पे हमने एक एरो हेड डाल दिया ताकि इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिंबॉलिकली कंप्लीट हो जाए। और ग्राफिकली हमने एक लाइन ड्रॉ की और उसके साथ एक एरो हेड प्लेस करके वेक्टर को ग्राफिकली भी जो है वो डिनोट कर दिया। अब ये जो वेक्टर हमने ड्रॉ किया है ये लाई कर रहा है x और y एक्सिस के दरमियान, या आप ये कह सकते हैं ये लाई कर रहा है 0x एंड OX एंड OY के दरमियान जो है वो लाई कर रहा है। आप चाहे इसको यूँ लिख लें या आप यूँ लिख लें कि ये OX एंड OY के दरमियान जो है वो लाई कर रहा है। तो जब भी हमारा वेक्टर दो एक्सिस के इन बिटवीन लाई कर रहा होता है तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो वेक्टर है वो एक प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, दो एक्सिस जब भी होंगे x एंड y और इसमें वेक्टर होगा तो हम क्या कहेंगे, हमारा वेक्टर एक प्लेन के अंदर जो है वो लाई कर रहा है। अब ये जो प्लेन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है सिंपली क्या है, यहाँ सपोज कर लें कि हमारा जो वेक्टर है वो इस P पॉइंट के ऊपर आके जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब अगर हमारा जो वेक्टर है वो इस P पॉइंट के ऊपर आके ख़त्म हो जाता है तो हम इसे नाम दे देते हैं P और हम कहते हैं सिंपली कि इसके लिए A और B यहाँ पे हमने लिख दिया। अब A और B क्या बता रहे हैं, A और B बता रहे हैं कि इस पॉइंट P तक पहुँचने के लिए हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ने x डायरेक्शन में a डिस्टेंस कवर किया है, जबकि हमारे इस वेक्टर ने p पॉइंट तक पहुंचने में y एक्सिस के अलोंग b डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये x एक्सिस है पॉजिटिव और जब हम लेफ्टवर्ड जाएंगे तो ये नेगेटिव x एक्सिस होगा। सेम इसी तरह अपवर्ड पॉजिटिव y एक्सिस है और डाउनवर्ड हमारे पास जो है वो नेगेटिव y एक्सिस जो है वो लाइक कर रहा होता है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम वेक्टर को जो है वो किसी प्लेन के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें अगर वेक्टर को जो है वो किसी सिंपली स्पेस में रिप्रेजेंट करना है तो इसे हम नाम देते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस का और ये क्या होता है इसको सीख लेते हैं। ठीक है, लास्ट अभी जो हमने ये देखा उसमें क्या देखा, वेक्टर ड्रॉ किया गया था दो एक्सिस के दरमियान x और y के दरमियान। ठीक है, यहाँ आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि आपका जो वेक्टर ड्रॉ किया गया था वो यहाँ पे दो एक्सिस के दरमियान जो है वो आपका वेक्टर ड्रॉ किया गया था, एक x और ये एक y। अब इसकी शेप थोड़ी सी यहाँ पे चेंज हो गई है। आप देख सकते हैं कि आपका x और y वेक्टर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सेम वैसे ही जैसे वो लास्ट में जुड़े थे। यहाँ पे भी इनका जो एंगल है वो 90 डिग्री ही बन रहा है, लेकिन हमने थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेंज कर ली है। चेंज करने की वजह क्या थी कि हमें एक तीसरा जो है वो यहाँ पे एक्सिस जो है वो इन्वॉल्व करना था और उस एक्सिस को हमने यहाँ नाम दे दिया है z एक्सिस का। तो जब हमारे पास 3 एक्सिस आ रहे हैं, एक x है, एक y है, एक z है और ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी एक दूसरे के साथ बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इस पूरे जो एक्सिस होते हैं इनको हम कहते हैं स्पेस। ठीक है, चूंकि यहाँ पे 3 एक्सिस हैं तो इसको हम कहेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस। यहाँ पे आपको दोबारा बताती चलूँ कि x और y जो लास्ट टाइम हमने इस तरह से ड्रॉ किए थे ये अभी भी सेम उसी तरह से, सिर्फ हमने थोड़ा सा इनको टिल्ट करके यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर दिए। यहाँ भी एंगल 90 डिग्री था, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री था। टिल्ट करने की वजह क्या है कि हमें एक तीसरा एक्सिस जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। ठीक है, अब आप ये बात एज्यूम कर लें
कि अब जो है वो हमारे पास एक वेक्टर है जो कि एक 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर मौजूद है, ठीक है, और उसको हमने यूं कह दिया। अगेन ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये इस स्पेस में जो है वो एक पॉइंट P तक पहुंचा है। तो P तक पहुंचने में इसने जो x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर किया है वो a है, y एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर किया है वो b है, जबकि z एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर किया है वो c है, ठीक है। सेम इसी तरह हमारा जो ये पॉइंट है वो एंगल बना रहा है हमारे तीनों एक्सिस के साथ। वो क्या होगा, x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा होगा, y एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल हमारे पास बीटा होगा और z एक्सिस के साथ बनने वाला जो एंगल होगा वो हमारा गैमा एंगल होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हम जो है वो अपने वेक्टर्स को जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो है वो स्टडी कर सकते हैं, जिसमें आपके पास 3 एक्सिस होंगे, x, y एंड z एक्सिस। इसके बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।